हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फयाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एफजेड एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के अंदर केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको एक ही शॉट में खत्म करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरी एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट को खत्म करेंगे और लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इस चैप्टर के अंदर अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखें तो हमको पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं और उन्हीं के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन कंपाउंड्स को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज का बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे कंपाउंड को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरे को कहते हैं सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम इन तीनों को बड़े ही ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसिड और बेसिस अगर हमारे पास हैं तो पहले हम जानेंगे कि एसिड को हम कैसे पहचानें। अगर हम नहीं जानते कि एक कंपाउंड एसिड है या बेस है जो हमारे पास है, बिना किसी रिएक्शन के, हमारे पास घर में तो लैब नहीं होता कि हम टेस्टिंग करेंगे या अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बिना किसी ज्यादा खर्चे के हम कैसे पहचान सकें कि वेदर द कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस। तो इसके लिए हमारे पास होता है इंडिकेटर। अच्छा, कोई चीज जो इंडिकेट करे, कोई चीज जो इंडिकेट करे, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है, लेफ्ट वाला इंडिकेट करता है कि वो पर्सन जो जा रहा है वो लेफ्ट साइड टर्न करने वाला है, राइट वाला इंडिकेट क्या करता है, राइट टर्न, वो टर्न करने वाला है। उसी तरह इंडिकेटर केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमारे पास है वो एसिड है, वो बेस है या सॉल्ट है, किस तरह का कंपाउंड है वो ये बताते हैं। एक पर्सन को इंडिकेशन देते हैं कि वो एसिड के कैटेगरी में रखा जा सकता है, बेस में रखा जा सकता है या सॉल्ट में रखा जा सकता है। सो एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो वो बताएगा उस कंपाउंड का नेचर कि वो किस नेचर का कंपाउंड है। और अगर वो इंडिकेटर हम लोग यहां पर दो तरीके की बात करेंगे, जिसमें पहला यहां पर पढ़ रहे हैं हम लोग चेंज इन कलर, चेंज इन कलर वाले इंडिकेटर, और दूसरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे चेंज इन स्मेल वाले इंडिकेटर। तो आइए शुरू करते हैं, पहला वाला चेंज इन कलर वाला पढ़ते हैं। चेंज इन कलर के अंदर हम लोग इंडिकेटर की जब बात करते हैं तो हम लोगों को तीन तरह का इंडिकेटर दिखता है। पहले को हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं, दूसरे को हम लोग मिथाइल ऑरेंज कहते हैं और तीसरे को हम लोग फेनोफ्थलीन कहते हैं। लिटमस पेपर की बात करें तो दो तरह का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। अगर हमको पहचानना है कि एक कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, तो यहां देखिए एक रेड कलर का लिटमस है, एक ब्लू कलर का लिटमस है। अगर हमको यह देखना हो कि जो कंपाउंड मेरे पास है वो एसिड है या बेस है, तो रेड कलर वाले लिटमस को हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम डुबाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो ये रेड कलर वाला लिटमस इस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम समझ लेंगे कि वो कंपाउंड बेसिक नेचर का है। और अगर इसी रेड लिटमस को एक सॉल्यूशन में डाला जिसमें एसिड डाल रखा है, हमको नहीं पता उस सॉल्यूशन में क्या, हम चेक कर रहे हैं और इस रेड में कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो हम लिए हैं वो एसिड है। और अगर वो ब्लू कलर का हो जा रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड बेस है। अब हम अगर ब्लू लिटमस की बात करें तो उसको कैसे पहचाने, सेम अपोजिट करेंगे। अगर इस ब्लू लिटमस को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया गया जहां पर एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये ब्लू लिटमस जो है रेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, इसी ब्लू लिटमस को एक ऐसे सॉल्यूशन में हम डुबा रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेस है, तो बेस के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो रेड वाला चेंज हो जाएगा ब्लू में कब, जब बेसिक सॉल्यूशन हो। रेड वाला एसिडिक में कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा, ब्लू वाला रेड को में कन्वर्ट होगा कब, जब एसिडिक सॉल्यूशन हो, और ब्लू वाला बेस में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा। तो इससे समझ आया कि एसिडिक सॉल्यूशन कन्वर्टेड द ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, वेयर एज बेसिक सॉल्यूशन कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। ये पहला इंडिकेटर हो गया कलर के बेसिस पे।
दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर शो करता है और येलो कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो मान लिया एक सॉल्यूशन ले लिया हमने दो, एक में एसिडिक लिया है और एक में बेसिक लिया है। मिथाइल ऑरेंज को यहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो रेड कलर देगा, यहां पर टेस्टिंग करेंगे बेस में तो वो येलो कलर देगा। तो ये याद रखना है कि रेड कलर एसिड के साथ और बेस के साथ येलो कलर देगा। बात फिनोफ्थिलीन की करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो फिनोफ्थिलीन कलरलेस हो जाता है, यानी विदाउट एनी कलर एकदम सादा हो जाता है, इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखिए यहां पर इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन जब बात इसकी बेसिक सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो यही फिनोफ्थिलीन यहां पिंक कलर का हो जाता है। ये देखिए पिंक कलर का हो गया। यहां देखिए मिथाइल ऑरेंज जो हमने बताया था एसिड के साथ रेड कलर शो कर रहा है, ये मिथाइल ऑरेंज। यहां पर रिएक्शन इसका हुआ और जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, अल्कली बेस थे यहां पर, तो ये येलो कलर का हो गया। देखिए यहां फिगर में भी दिखाई दे रहा है। तो ये कलर के बेसिस पर इंडिकेटर थे जो बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस दैट वी हैव टेकन इज एन एसिड और अ बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह की इंडिकेटर जिसकी हम लोग बात करने वाले थे उसका नाम था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किनको कहते हैं? जो इंडिकेटर स्मेल के बेसिस पे बताए कि वेदर द कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस, स्मेल के बेसिस पे, तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल में अनियन है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है। अनियन तो आप लोग जानते हैं प्याज, वेनिला इसेंस होता है, एसिटिक एसिड होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। हम लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम में जो खाते हैं वेनिला स्मेल आता है इसमें। और ये जो क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल कहते हैं इसको, हिंदी में लौंग कहते हैं, उसका तेल भी जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है। हम लोग इसमें दो का बात कर लेते हैं, ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट की। अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, जैसे मान लिया एक बेसिक सॉल्यूशन है और एक एसिडिक सॉल्यूशन है, बेस को हम बी से डिनोट कर लेते हैं और एसिड को ए से डिनोट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन है। पहले वाला जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें हम अनियन को डुबाते हैं, तो जो स्मेल हमको मिलेगा वो कौन सा स्मेल मिलेगा? कोई भी स्मेल नहीं मिलेगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में डुबा रहे हैं तो जो अनियन का स्मेल है वो नहीं मिलेगा, एकदम गायब। अनियन का स्मेल ही नहीं आएगा वहां पर। लेकिन यही चीज एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, कोई चेंज नहीं, अनियन का स्मेल रहेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन वाले में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, उसका स्मेल वहीं का वहीं रहा, पर बेसिक सॉल्यूशन में अनियन का स्मेल ही गायब हो गया। यही चीज क्या करें हम लोग, वेनिला लाकर अब वेनिला एक्सट्रैक्ट को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, फिर से वही होगा, अपने स्मेल लूज कर देगा। और इसी एसिडिक में लाकर फिर उस वेनिला को डालें तो फिर से वो लूज स्मेल फिर आ जाएगा वापस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पर बेसिक सॉल्यूशन में जाते ही ये देखिए आप बेसिक सॉल्यूशन में दोनों का दोनों अपना स्मेल ही लूज कर दे रहा है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल थे जो हमारे स्मेल के बेसिस पर जो है दिखाता है कि वेदर द कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस। एसिड और बेस की रिएक्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिएक्शंस ऑफ एन एसिड और बेस? तो रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड बेस में शुरुआत करते हैं, पहला मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस का। तो अगर हम क्या करें, एक एसिड का रिएक्शन करा दें मेटल के साथ, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एसिड को रिएक्शन करा रहे यहां पर, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल है, रिएक्शन करा रहे हैं, अपना मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अपने मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जो मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं मेटल्स, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, उसमें बताया गया है कि जब भी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और वहां पर सॉल्ट और H2O का रिलीज होता है। पर जैसा कि यहां पर मेटल है, कोई बेसिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए H2O के जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो when an acid react with a metal, it release hydrogen gas and along with the formation of the corresponding salt of that particular metal. एक एग्जांपल और ले रहे हैं जिसमें बेस का रिएक्शन कराते हैं इस
मेटल के साथ। तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जिंक है, मेटल है। यहां पर कोई सॉल्ट नहीं बनता बल्कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है क्योंकि सॉल्ट बनने के लिए एक एसिडिक और एक बेसिक होना चाहिए, पर मेटल भी बेसिक है और ये भी बेस है, इसलिए यहां पर सॉल्ट नहीं बनेगा। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसको हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो कॉमन दोनों में यह है कि एसिड के साथ रिएक्शन करें या बेस के साथ रिएक्शन करें, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा। एक में सॉल्ट बनता है उस मेटल का और एक में वहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट, तो मेटल के नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हम लोग मेटल का रिएक्शन या मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। तो दोनों के ही केस में चाहे हम मेटल का कार्बोनेट लें और चाहे हम मेटल का बाइकार्बोनेट लें, या जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अगर रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। जैसे सोडियम का यहां कार्बोनेट लिए हैं और उसी सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो कहते हैं वो लिए हैं। रिएक्शन करा रहे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, रिएक्शन करा रहे एसिड के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर सॉल्ट का NaCl का, साथ में CO2 है और वाटर है। दोनों ही केस में कंपाउंड सेम टू सेम बनता है प्रोडक्ट में, यानी कि चाहे हम कार्बोनेट लें बाइकार्बोनेट लें, एसिड के साथ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। बस ये रिएक्शन याद रखनी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि क्लास इसी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम का चैप्टर है जिसमें पढ़े होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid react with a base, there is a formation of a corresponding salt and a release of water. A very famous reaction, neutralization reaction. तो एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे सॉल्ट और वाटर के फॉर्मेशन के लिए, तो रिएक्शन को हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्ट कराए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए यहां पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा। तो हमेशा याद रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर when an acid react with a base there is a formation of a corresponding salt and release of water। यहां पर आप देख सकते हैं एसिड का मॉलिक्यूल और यहां पर वाटर है। आप देखिए यहां पर बेस का मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है और इसी दोनों रिएक्शन टकराने के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे हम एसिड के साथ। हमने मेटल का बाइकार्बोनेट का देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का देखा। अब उस मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ। तो मेटल का ऑक्साइड है, फॉर एन एग्जांपल यहां कॉपर का ऑक्साइड ले लिया गया है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ। यहां पर भी वही काम हो रहा है, यहां पर फिर से कंपाउंड बन रहा सॉल्ट और साथ में हो रहा वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, यहां पर सॉल्ट और वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है जब दो कंपाउंड है जिसमें से एक बेसिक हो और एक एसिडिक हो तो फॉर्मेशन सॉल्ट और साथ में H2O का होता है। तो क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो हमने कहा था मेटल का जितना भी कंपाउंड बेसिक इन नेचर होता है, तो बेस है और एसिड है साथ में, तो सेम रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन जैसा ही रिएक्शन है, उससे अलग नहीं है, सिर्फ अलग अलग कंपाउंड लेते हैं। मेटल का जितना कंपाउंड बेस मानेंगे, नॉन मेटल का कंपाउंड होगा हम उसको एसिड मानेंगे। सेम इसको अपोजिट कर दें तो यहां पर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले ले, यानी कि ये एसिडिक इन नेचर होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है और साथ में बेस का रिएक्शन करा दे। वही बात हो गई कि एसिड और बेस का रिएक्शन है, फटाक से करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाइए और साथ में वाटर को रिलीज करा दीजिए। तो देखिए यहां पर हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल का है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यहां हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया इसका, और यहां पर लिया हमने CO2। अब यहां बन गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सॉल्ट और वाटर। सेम रिएक्शन उल्टा तरीके से कराया, अगर मेटालिक ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन टाइप का ही प्रोडक्ट देगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी उसी तरह का प्रोडक्ट देगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कि अगर किसी एसिड और बेस को जो हमारे पास है उसको हम वाटर में रख दें तो क्या होता है।
तो एसिड जो होता है वो वाटर के अंदर आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस देते हैं, H+ आयन देते हैं सॉल्यूशन में एसिड। तो जब भी किसी कंपाउंड को वाटर के एक्वा सॉल्यूशन में डुबाया है और अगर वो एसिड है पता करना है तो आप चेक कीजिए कि क्या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है। और हाइड्रोजन आयन फ्रीली रिलीज नहीं होगा, ये हाइड्रोजन आयन उस वाटर के H2O के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन कर देगा हाइड्रोनियम आयन का। तो हाइड्रोनियम आयन देखेंगे कि वहां पर है कि नहीं, क्योंकि H+ फ्रीली नहीं होता। तो इससे यह पता चल गया कि एसिड रिलीज H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन में वो H+ आयन देता है। तरीके से जब बेस की बात करते हैं तो बेस वैसे सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो एक अगर बीकर लिया है जिसमें वाटर ले लिया गया और इसमें एडिशन एक कंपाउंड का कर रहे हैं और हमको पहचानना है कि वो बेस है या नहीं, तो चेक कीजिए वहां पर कि क्या उस कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड आयन है वहां पर एक्वा सॉल्यूशन में। तो जब भी किसी बेस का हम डिसोसिएशन वाटर में कराते हैं उसका करस्पॉन्डिंग आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। तो एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन है तो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन हो रहा है और साथ में वाटर के साथ मिक्सअप करके हाइड्रोनियम बना ले रहा है। उसी तरह अगर बेस को देखें तो Na यहां पर OH- आयन रिलीज होता है। तो हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस किसी सॉल्यूशन में बताता है कि वो कंपाउंड बेस है और H+ का प्रेजेंस या हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस बताता है कि वो कंपाउंड एसिड है। हमने जब इंडिकेटर की बात की थी तो हमें उस इंडिकेटर से यह तो पता चल गया था कि जो कंपाउंड हमारे पास रखा है वो एसिड है या बेस है। लेकिन अगर हमें यह पता करना हो कि वो एसिडिक कंपाउंड कितना मजबूत एसिड है या वो बेसिक कंपाउंड कितना मजबूत बेस है या वो दोनों कंपाउंड एसिड बेस ना होकर कुछ और है, सॉल्ट है, ऐसा अगर हमको पता करना है तब हम क्या करेंगे। तो इस केस के लिए हमारे पास आया पीएच स्केल जो हमको स्ट्रेंथ बताता है किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस का या किसी भी सॉल्ट का। वो बताता है कि वो कितना तगड़ा एसिडिक है, कितना तगड़ा बेसिक है, आप ये पता कर सकते हैं। वहां तो सिर्फ ये पता चल रहा था इंडिकेटर से कि वो है या नहीं है, लेकिन वो कितना स्ट्रेंथ वाला है, कितना रिएक्ट कर सकता है, ये पता करेंगे हम लोग पीएच से। तो यहां पर हम लोग पीएच की बात कर लेते हैं। इट इज ए स्केल शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन अल्कलीज। तो हमने यही बात की, वो स्ट्रेंथ बताता है कि पर्टिकुलर एसिड या बेस कितना तगड़ा है। इसके पास 0 से लेकर 14 तक का मेजरमेंट होता है और इसी मेजरमेंट के अंदर वो बताता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम बात करें एसिडिक की तो आप यहां देख सकते हैं अगर शुरुआत 0 से लेकर 6 तक के बीच में कोई कंपाउंड की पीएच स्केल लाई कर रही है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका पीएच 8 से लेकर 14 के पास लाई कर रहा है तो वो कंपाउंड बेस है यानी अल्कलाइन है, बेसिक नेचर का है। और पर्टिकुलर कंपाउंड अगर कोई पीएच 7 पर लाई कर रहा है इसका मतलब वो कंपाउंड न्यूट्रल है, वो ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो सॉल्ट टाइप का कंपाउंड है जिसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो स्ट्रेंथ ऐसे पता चला कि जब भी हम लेफ्ट से 7 की से लेफ्ट की तरफ जाएंगे किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाएगा और वहां से 7 से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो उस कंपाउंड का यह पता चलेगा कि वो बेसिक नेचर का है, बेसिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो पर्टिकुलर कंपाउंड अगर हम कहें कि पीएच नंबर 2 पर है और एक कंपाउंड पीएच 5 पर है और आपसे पूछे बढ़िया एसिड कौन है तो 2 वाला बढ़िया एसिड है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, यहां पर राइट टू लेफ्ट जाने पर हमारे पास जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसी तरह बेस में पूछा जाए कि एक कंपाउंड 10 पीएच पर है और एक कंपाउंड 14 पीएच पर है, कौन से स्ट्रॉन्गर अल्कली है, स्ट्रॉन्गर बेस है, तो 14 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि राइट की तरफ जितना जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि एसिड वो होगा जो H+ आयन रिलीज कर रहा है और खूब सारे H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है भाई। और क्या यह मान लिया जाए कि बेस वो है जो खूब सारा OH- आयन रिलीज कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ बेसिक होगा। ऐसा नहीं है, एसिड भी कुछ OH- आयन रिलीज करता है, लेकिन बात क्या है कि इस H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा होती है।
यानी OH माइनस आयन के मुकाबले H प्लस आयन की मात्रा उस एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसलिए वो एसिड है। ऐसा नहीं कि OH माइनस आयन वो रिलीज ही नहीं कर रहा, वो रिलीज कर रहा है, लेकिन H प्लस की मात्रा कहीं ज्यादा है OH माइनस आयन से, इसलिए वो कंपाउंड एसिडिक है। इसी तरीके से बेस के केस में कहा गया कि वो H प्लस आयन भी रिलीज करता है और OH माइनस आयन भी रिलीज करता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन की मात्रा एज कंपेयर टू H प्लस कहीं ज्यादा है, इसलिए उसको बेसिक कंपाउंड कहा गया। ऐसा नहीं है कि वो H प्लस रिलीज ही नहीं करता, H प्लस भी रिलीज करता है, पर कंसंट्रेशन का फर्क है। इसलिए पीएच स्केल को कहा गया कि कभी भी एसिड का स्ट्रेंथ उसके H प्लस के कंसंट्रेशन पर डिसाइड होगा, इस बात पे डिसाइड नहीं होगा कि H प्लस रिलीज कर रहा है तो बस एसिड है, ऐसा नहीं है। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, अगर थोड़ी कम है तो वो एसिड यहां 5 पर लाई कर रहा, बहुत ज्यादा हो गया तो वो एसिड यहां 2 पर लाई कर रहा। तो एसिड का ये डेफिनेशन है, ना कि ये कि एन कंपाउंड रिलीज ओनली H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड। नो, the compound in which the concentration of H plus ion is greater than the OH minus ion, that particular compound is an acid, and the compound in which the concentration of hydroxide ion is greater than the H plus ion, that compound is a base। तो ये होता है एसिड और बेस। आइए आगे बात करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच की बात करते हैं। तो हमारे स्टोमक के अंदर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक तरह का एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच 1 से 2 के बीच में लाई करता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टोमक में हो रहा डाइजेशन के लिए, और एक पर्सन मान लिया कभी जो है खाना टाइम पर नहीं खाया और एसिड की मात्रा ज्यादा रिलीज हो गई, तो उसको हो जाता है इंडाइजेशन, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हो गया। अब उस एक्सेस ऑफ एसिड को रिलीज करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बताया था, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो एक बेस चाहिए, उस बेस को कहते हैं एंटा एसिड, जो इंडाइजेशन होने पर हम लेते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है उस HCl को, और वहां पर जो है वाटर रिलीज हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, इसको हम लोग कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग कहते हैं। और इसका हम लोग एज एन एंटा एसिड जो है जब भी इंडाइजेशन होता है तब लेते हैं। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट को भी लेते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको भी हम लोग लेते हैं एज एन एंटा एसिड्स, जो कि हमारे स्टोमक में पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट, तो आइए अब देखते हैं पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे माउथ के अंदर। तो पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे माउथ के अंदर टीथ के ऊपर इफेक्ट को देखकर पता चलता है। मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसने जस्ट खाना खाया है और खाने के बाद उसने ब्रश नहीं किया, तो अब होगा क्या, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो माउथ के अंदर फंस जाएंगे और वहां पर जो बैक्टीरिया है वो उस फूड पार्टिकल पर रिएक्ट करेंगे और एसिडिक एंजाइम सिक्रीशन करेंगे। अब जो बैक्टीरिया है वो फूड पार्टिकल पर एसिडिक टाइप ऑफ एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है, जिसके वजह से हमारा जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो टूथ का भी सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, वो इनेमल कोरोड होने लगेगा। इसके कारण जो ज्यादा मटेरियल वाले सामान होंगे, जैसे हार्ड हार्ड सामान जो है वो सब हम चबा नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वो इतना कमजोर हो जाएगा कि एक हल्का सामान भी चबाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हमारा टीथ खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे टीथ का पीएच 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इतने से कम एसिडिक होगा तो कोरोड करेगा वहां पर, क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर एसिड रिलीज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, और वहां रिएक्शन होता है बेस के साथ। तो भाई अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन सा बेस करेगा, तो वो बेस करेगा जो टूथपेस्ट में प्रेजेंट है, और इसलिए हम लोग को ब्रश करना जरूरी है खाने के बाद। वो टूथपेस्ट में जो बेस प्रेजेंट है वो इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर टीथ के अंदर पीएच एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से पीएच का इंपॉर्टेंस वेरियस पर्पस ऑफ लाइफ में देखा जाता है। अब आगे सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट किस किस तरीके के होते हैं। हमने एसिडिक चीज का स्ट्रेंथ देखा, बेस का स्ट्रेंथ देखा पीएच स्केल के ऊपर। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की और उसके स्ट्रेंथ की, किस किस टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर दो आयन है, एक पॉजिटिव वाले
और एक नेगेटिव वाले, क्योंकि ये मान लिया जाए एक सॉल्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं NaCl, तो Na प्लस आयन मेटल से और Cl माइनस आयन नॉन मेटल से, तो प्लस और माइनस दोनों आयन है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए नाम NaCl पड़ा। तो दो आयन है इसके अंदर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आइए टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर पीएच के बेसिस पर तीन तरीके से यहां दिखाया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, अब जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, एकदम न्यूट्रल सॉल्ट होगा, दोनों का भागीदारी बराबरी का है भाई। अगर कोई एसिड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है, यानी कि पीएच कैसा होगा? लेस देन 7 होगा, एसिडिक होगा। जो ताकतवर है वही डोमिनेट करेगा। इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, पीएच 6 होता है। NH4Cl भी कहते हैं इसको हम लोग, NH4Cl। इसी तरीके से अगर सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो, तो डोमिनेट कौन कर रहा? ताकतवर कौन है? बेस है, इसका मतलब सॉल्ट का बेसिक नेचर होगा और उसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7, मोर देन 7 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जिसका पीएच 9 होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, आगे भी इसको देखेंगे। तो पहला बात करते हैं NaCl का, कॉमन सॉल्ट का। कुछ कॉमन सॉल्ट है जिसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में बात करनी है, उसके एक्सप्लेनेशंस को देखना है, उसके प्रिपरेशंस को और उनके यूजेस को देखना है। तो जिसमें से पहला कॉमन सॉल्ट या NaCl जिसको कहते हैं ये आता है। आइए देखते हैं NaCl के बारे में जानते हैं। तो NaCl का कॉमन नेम सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि सोडियम का कटायन और क्लोरीन का आयन सोडियम क्लोराइड है। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। लेबोरेटरी में बनाया जाता है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हम लोग NaOH, यानी हमको लेना है स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो HCl ले सकते हैं और यहां से बन जाएगा NaCl और वाटर रिलीज होगा। द रिएक्शन इज, पहले भी कहा हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देख सकते हैं आप लोग, NaOH reaction with HCl forms NaCl plus H2O, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट विच इज न्यूट्रल, pH इज इक्वल टू 7। अब इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डेली यूज NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ये जो NaCl हमको मिला है ये बहुत सारे अदर सॉल्ट के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, यानी NaOH बनाना हो तब भी काम आएगा, बेकिंग सोडा बनाना हो तब भी काम आएगा, वॉशिंग सोडा बनाना हो तब भी काम आएगा और ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो तब भी काम आएगा। इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो उसमें से पहला हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहते हैं हम लोग। इसका प्रोडक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं और इस बीकर में पानी के अंदर खूब सारा सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, यानी नमक, तो वो पानी खारा हो जाता है। या फिर ये ना करके हम समुद्र का पानी ले ले तो भी वही बात होती है, नमक वाला पानी। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। नमकीला पानी है इसलिए नाम हमने दिया है इसका ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन नाम दिया है। और ये जो प्रोसेस है जिससे ये बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम दे दिया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लोरीन फॉर क्लोर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक अल्कली है, अल्कली बन रहा है, इसलिए यहां पर क्लोर अल्कली नाम दिया गया इस प्रोसेस को। तो NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन जो हमने कहा, नमक मिला दीजिए आप पानी में और पानी में नमक मिल गया है। NaOH का फॉर्मेशन हो रहा कब? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, यानी कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, वहां पर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा और तब वहां पर फॉर्मेशन किस किस का हो रहा है? NaOH का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड पर कौन प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर कौन प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक, इसके लिए आप समझ सकते हैं कि एनोड के ऊपर वो प्रोडक्ट बनता है जिसका होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर वो प्रोडक्ट बनता है जिसका होता है रिडक्शन।
अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बता रखा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम यहां देख सकते हैं कि Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है, यानी ये -1 पर है Cl, और जब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो ये 0 पर मिल रहा क्योंकि ये न्यूट्रल Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा। इसका मतलब -1 से 0 आ रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब एनोड पर कौन मिलेगा? एनोड पर मिलेगा क्लोरीन। एनोड पर मिला क्लोरीन गैस। अगर बात करें हम वाटर की, यहां देख सकते हैं हम वाटर को, हम इसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 2x, क्योंकि हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, गैस हाइड्रोजन रिलीज हो रहा। प्लस साथ में हमने लिखा यहां पर ऑक्सीजन होता है -2 चार्ज पर, तो ये माइनस साइन आ जाएगा -2 और नेट चार्ज 0 न्यूट्रल। 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ गई 1। यहां पर x +1 पर है, लेकिन जब यहां देख रहे फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, अगर +1 से 0 जा रहे इसका मतलब हो रहा रिडक्शन, तो कैथोड पर कौन मिलेगा? मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पर मिल रहा और कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पर मिल रहा है। आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख सकते हैं आप लोग यहां पर, ये क्लोरीन गैस निकल रहा है एक इलेक्ट्रोड पर और एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम नाम देंगे एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्लोरीन का हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम देंगे कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हाइड्रोजन का हुआ है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। अब इस क्लोरीन गैस को जो यहां पर निकला है इसको इस्तेमाल करेंगे आगे ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में। तो ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। तो जो प्रोडक्ट क्लोरीन निकला था कहां पर? ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस, NaOH के प्रिपरेशन में जो क्लोरीन निकला उस क्लोरीन को अब यहां इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे इस क्लोरीन को? इस क्लोरीन को रिएक्शन करा देंगे स्लेक्ड लाइम के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब कर रखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, इसका रिएक्शन कर देंगे क्लोरीन के साथ और तब फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट CaCaOCl2, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको, या फिर इसको कॉमन नेम से ब्लीचिंग पाउडर भी बुलाते हैं। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन होता है। क्या यूजेस हैं इसकी? तो कॉटन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने में, मान लिया कोई कपड़ा में ऐसा दाग लग गया है छूट नहीं रहा है, तो उसको ब्लीच करने में, कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं दाग को हटाने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी जगह पर गंदगी है जहां पर बहुत सारे जम्स है, वहां पर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, वहां के जम्स को रिमूव करने के लिए। देखा होगा सड़क किनारे कहीं पर ज्यादा गंदगी हो तो व्हाइट कलर का पाउडर छीटा रहता है जगह जगह पर, उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वो वहां पर बैठे जम्स को मारने के लिए छीटा जाता है। तो ये था यूजेस ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा की। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट को हम लेते हैं, साथ में वाटर ले रहे हैं यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास कराते हैं इसके सॉल्यूशन के थ्रू, तो हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में हमको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही हमारा जो है बेकिंग सोडा कहलाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको मिला है इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? केक बनाने में, डिफरेंट तरह के एसिडिटी को मिटाने में एज अ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं और एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। मान लिया हमारे स्टोमक में है एसिडिटी, हमको चाहिए उसके लिए क्या? एंटाएसिड्स। एंटाएसिड किस नेचर के होंगे? क्योंकि स्टोमक में है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए बेस। इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, तो इसलिए एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दें और हीट करके हमको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसका हाइड्रोजन गायब हो जाता है और साथ में H2O और रिलीज होता है CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है, इसी के वजह से केक इंडस्ट्रीज में केक, ब्रेड्स, इन सब का फ्लफी नेचर आता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि बेकिंग सोडा ऐड करते हैं केक और ब्रेड के प्रिपरेशन में, क्योंकि वहां पर वो हीट होने पर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि उस केक्स और ब्रेड को फ्लफी बना देता है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हेवी गैस, ये किसी भी आग को बुझाने के लिए एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा को हम लोग एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूजेस थी, प्रिपरेशन थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। है उसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यानी कि अगर हम बेकिंग सोडा को ले लें NaHCO3, इसको कर दे हीट, जैसे यहां पर NaHCO3 को कर दिया गया हीट, हमको मिल गया Na2CO3, इसका नाम हम लोग बेकिंग पाउडर दिए थे। बेकिंग सोडा को हीट करे, मिल गया बेकिंग पाउडर, और साथ में CO2H2O गैस, ये पिछला रिएक्शन। और इसी बेकिंग पाउडर में अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये जो वाटर है ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दिखता नहीं इसलिए ये सूखा हुआ होता है, वरना अगर क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं होता तो फिर तो सर्फ जो हम इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट, वो सब तो गीला होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है, इसलिए सूखा हुआ होता है। कहां यूज करते हैं? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, इन सब इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसका। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, बोरैक्स जैसा कंपाउंड बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी बोरैक्स से बनता है आज सुंदर सुंदर बैंगल्स। इसी बोरैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बैंगल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इस बोरैक्स का। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो ये यूजेस थी, प्रिपरेशंस थी। नेक्स्ट, तो यही हमने आपको बताया कि वो जो वाटर प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड के अंदर डॉट के फॉर्म में, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे यहां CuSO4.5H2O, इसमें जो ये 5H2O देख रहे हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर इसको हीट कर दें, फटाक से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कीजिए, जो बच गया वही हीट वाला कंपाउंड होगा। यही चीज हम वहां भी यूज कर सकते थे जब वॉशिंग सोडा को देखा था, Na2CO3.10H2O। इसको जब हीट कर रहे थे तो ये वाला कंपाउंड हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा ये बेकिंग पाउडर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10H2O हट जाएगा। तो ये जो डॉट फॉर्म में वाटर दिखता है, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। चाहे कैसा भी कंपाउंड ले लो, जैसे इस तरह का कंपाउंड है, ये सब जो कंपाउंड है इन सब में ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट कंपाउंड जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, जो लास्ट सॉल्ट है, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं? हम लेते हैं जिप्सम, उसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि हमने बता रखा है कि जब भी किसी ऐसे कंपाउंड को जो क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ वाटर रख रहा है उसको हीट कीजिएगा तो वाटर रिमूव होगा। लेकिन यहां पर ये पूरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव नहीं होता, बल्कि यहां पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक एक्यूरेट टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, 373 केल्विन पर ही हीट करना है, इससे ज्यादा पर हीट नहीं करना। इसको हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, इतने पर ही हीट करना है। इसलिए ये इतने ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होगा और इतना बाहर चला जाएगा। ये जो फॉर्मूला आया है इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतना ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दें तो फिर से इसी पर चला जाएगा। और यही जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है। जैसे कि कभी किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया और उसको पट्टी लगानी है, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लेंगे क्योंकि वो सूखा है। अब उसमें वाटर इतना ऐड करेंगे तो हमको फिर से जिप्सम मिलेगा, जो कि एकदम हार्ड टाइट होता है। वो एकदम टाइट से बैठ जाएगा पूरे आपके जिस जगह पर फ्रैक्चर है, और एकदम पोजीशन टाइट कर देगा वहां पर, और कुछ दिन के बाद वो जो है हील करने लगेगा। इसीलिए इसको फ्रैक्चर्ड बोन को सही पोजीशन में लाने के लिए हॉस्पिटल सब में प्लास्टर के तौर पर यूज करते हैं, और एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल भी, क्योंकि आग नहीं पकड़ सकता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, इसलिए इसको फायर प्रूफिंग मटेरियल के तरह भी इस्तेमाल करते हैं। किसी वॉल पर अगर फायर प्रूफिंग करनी है तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
तो ये एंड था इस चैप्टर का। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ सवाल करते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल, डिफाइन olfactory indicators, name the two substance which can be used as a olfactory indicator। क्योंकि हमने बता रखा olfactory indicator वो इंडिकेटर जो स्मेल से पहचाने जाते हैं एसिड है या बेस। मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं और तब आंसर मिलाएं। ऐसे अगर आप डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे तो इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप सीखे कितना है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके जरूर बनाएं। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने देखा था जो स्मेल से पता करे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हमने देखा था अनियन और वेनिला का, तो बेसिक सॉल्यूशन में एकदम अपना लूज कर दे रहा था स्मेल और एसिडिक सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जिसका अनायन और कटायन एकदम स्ट्रॉन्ग हो, सल्फेट है, नाइट्रेट है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 CH3COOH एसिटिक एसिड ये सब वीक एसिड्स है। आप इसको और भी तरीके से पहचान सकते हैं। ये कार्बोनेट वाला जो है कार्बन, ये जिस जिस एसिड में होता है ज्यादातर वो वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स। बोन्स फ्रैक्चर है उनको सपोर्ट करने के लिए व्हाइट कलर का पाउडर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा पाउडर है? कहता है राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, then write the white powder is mixed with water and hard solid mass is obtained, write the balanced chemical equation for the change। हमने अभी आपको पढ़ाया कि जो सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन वाला पाउडर होता है उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने बताया CaSO4.12H2O। अगर उसमें वही 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दे तो नया कंपाउंड बनता है CaSO4.2H2O, और जो कि हार्ड होता है उसका नाम हमने दिया जिप्सम। यही पूछा है, देखिए आंसर देख सकते हैं। तो ये रहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट है इसलिए इसका नाम पड़ गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लेकिन जब ये जिप्सम बन जाए तो इसका नाम अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट है इसका नाम क्या पड़ गया? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट, क्या रीजन है? स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर नॉट। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस ही नहीं होते हैं, उससे आयन खींच ली जाती है, इसलिए आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ड्राई हाइड्रोजन गैस क्लोराइड डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड वेयर एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। कहता है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हमने बताया था एसिड H+ आयन या एसिडिक कैरेक्टर तब शो करता है जब एक्वस सॉल्यूशन में, तो ड्राई है तो नहीं शो करेगा, और जब वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में तो शो करेगा। समर सीजन में मिल्कमैन यूजुअली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा इसलिए ऐड करता है ताकि मिल्क जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर वो लैक्टिक एसिड में चला जाएगा तो वो तो कर्ड बन जाएगा ना, दही हो जाएगा उस दूध का, दूध खराब हो जाएगा। बैक्टीरिया का एक्शन से बचाने के लिए वहां पर इस्तेमाल करता है। फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। अगर हम एसिड वाटर में डालेंगे तो ठीक है डाइल्यूशन है, अगर वाटर ही एसिड में डालेंगे तो वो रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी कि ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना कंसेंट्रेटेड है। अब उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग जान लीजिए डाइल्यूशन करते समय हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि वो H- आयन के फॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है। देख सकते हैं आंसर, अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स H, देयरफॉर इट इज अ बेसिक इन नेचर। H- आयन फॉर्म कर देता है, बेसिक इन नेचर है। टैप वाटर आयंस नहीं होते हैं, H+Cl। देखिए HCl जो है, HCl हमेशा या कोई भी एसिड हो या बेस हो अपना आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही छोड़ता है, ड्राई स्टेट में नहीं। बेकिंग सोडा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने से बचाता है। वाटर ऐड करेंगे एसिड में, हाईली एक्सोथर्मिक, ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। हमको केमिकल प्रॉपर्टीज बताना है कि क्यों बेकिंग सोडा को इन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एसिड के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्पॉन्जी करने के लिए केक को क्यों इस्तेमाल करते हैं। एंटी एसिड के तरह इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। एक्सटिंग्विशर के तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि CO2 गैस रिलीज होता है। स्पॉन्जी बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहां फिर से CO2 गैस रिलीज होता है। आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग सोडा से ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया क्या था कि NaHCO3 को क्या कर दे, हीट कर दे, हमको मिलेगा क्या, बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर में क्या कर दे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दे, मिल गया हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में Na2CO3.NH2O। इसी को तो हम कॉमनली वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो इस तरीके से सेवरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस दिखाए आपको। इस तरीके से आप पूरे चैप्टर के सेवरल क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो अब यहीं पर एंड करता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और डिफरेंट जो पीपल है या जो बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छे चैप्टर के साथ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगला कौन सा चैप्टर चाहते हैं। इसी तरह की चैप्टर की वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।